हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं रीट लेवल 1 मेन एग्ज़ाम हेतु साइंस के सिलेबस को। अभी तक अपन ने 7 टॉपिक्स को एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अभी अपना टॉपिक नंबर 8 जीवों में श्वसन एवं परिवहन चल रहा है। इसके अंदर हमने सबसे पहले जीवों में श्वसन को स्टार्ट किया था और इसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर मानव में श्वसन तक पढ़ लिया था और मानव में श्वसन के अंदर थोड़ा बहुत बच गया था, उसको आज अपन कवर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछले वीडियो में हमने लास्ट में हम श्वास कैसे लेते हैं इसको अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने ये देखा था कि सबसे पहले नाक से वायु जो होती है वो नासा गुहा के अंदर प्रवेश करती है और यहाँ से ये श्वास नली से होती हुई हमारे फेफड़ों तक पहुँच जाती है। और फेफड़े जो होते हैं वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं और वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी हुई होती है, ठीक है। और वक्ष गुहा जो होती है उसके नीचे की तरफ एक बड़ी पेशीय परत पाई जाती है जिसको डायफ्राम या मध्यपट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अलग अलग जो इसके पार्ट है जैसे श्वास नली, नासा गुहा, फेफड़े वगैरह, तो इनका डायग्राम जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था उसको आपको जरूर ध्यान में रखना है ताकि आपको श्वसन तंत्र जो है वो हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि डायग्राम दिमाग में होता है तो हम जल्दी जल्दी उसके बेसिस पर फैक्ट को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज अपन आगे से पढ़ते हैं। इस डायग्राम को आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये नाक से नासा गुहा के अंदर वायु प्रवेश करती है, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये ग्रसनी के अंदर आती है, ठीक है। ग्रसनी के बाद में ये श्वास नली यानी कि ट्रेकिया के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाती है और ये होते हैं फेफड़े। फेफड़ों के अंदर ये जो हड्डियाँ होती है उनको कहते हैं पसलियाँ, ठीक है। और इनके अंदर फिट होता है फेफड़े, ठीक है। 2 फेफड़े होते हैं और एक जोड़ी या फिर 2 होते हैं, ठीक है, फेफड़े। और ये इसके नीचे की तरफ जो है एक पेशी परत होती है जिसको कहा जाता है डायफ्राम, ठीक है। श्वसन के अंदर डायफ्राम और पसलियाँ दोनों से बने हुए जो पिंजर होता है उनकी गति शामिल होती है, यानी कि डायफ्राम और पसलियाँ दोनों ही श्वसन के अंदर कार्य करती हैं और गतिशील होती हैं। देखते हैं कैसे इनकी गतियाँ होती हैं। जब अंतःश्वसन होता है तो अंतःश्वसन के समय पसलियाँ जो है वो ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब पसलियाँ बाहर की तरफ जो है गति करती हैं और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। देखिए डायफ्राम नीचे की साइड होता है, अगर वो नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उसको ऊपर जो है फेफड़ों को स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। और पसलियाँ जो होती है वो भी ऊपर की तरफ जो होती है गति करती हैं, तो इससे फेफड़े जो होते हैं आराम से फैल सकते हैं और वायु उसमें आराम से अंदर प्रवेश कर सकती है, ठीक है। और यह जो गति होती है हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है, यानी कि दोनों ही जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ गति करता है और पसलियाँ ऊपर की तरफ गति करती हैं, तो फेफड़ों को फैलने के लिए आराम से स्पेस मिल जाता है और जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाता है। वायु फेफड़ों के अंदर आ जाती है और फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय इसको अपन डायग्राम से पहले देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डायग्राम के अंदर हम अंतःश्वसन और उच्चश्वसन दोनों की प्रक्रिया को आराम से समझ सकते हैं। जब वायु अंदर आती है यानी कि अंतःश्वसन की प्रक्रिया होती है तो ये पसलियाँ जो होती है वो बाहर की तरफ गति करती हैं और जो ये डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ गति करता है। तो यहाँ पे जो है आयतन बढ़ जाता है, यानी कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और अधिक वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर पाती है, ठीक है। और उच्चश्वसन यानी कि जब हम सांस को छोड़ते हैं तब क्या क्रिया होती है। देखिए सांस को छोड़ते वक्त वायु बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। और जब ये वायु को बाहर की तरफ धकेलना है तो इस कंडीशन में पसलियाँ जो होती है वो अंदर की ओर गति करती हैं और जो डायफ्राम है वो पूर्व स्थिति के अंदर आता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और ये वायु जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन देखते हैं उच्चवसन। उच्चवसन को थ्योरी के रूप में देख लेते हैं कि उच्चवसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर, अंदर की ओर, नीचे और अंदर की ओर। उच्चवसन के समय पसलियाँ नीचे
और अंदर की ओर जाती है, जबकि डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इसी कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि अंतःश्वसन के समय पसलियाँ बाहर की तरफ जाती है और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और उच्चवसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती है, जबकि डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट कुछ अदर फैक्ट है। धूम्रपान जो है वो फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, ये अपन सबको पता है। ठीक है, तो धूम्रपान से किसको सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है, तो वो फेफड़ों को ही पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं छींक आने का क्या कारण है। अंतःश्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु में कुछ अवांछित कण जैसे कि ध्रुम, धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं, और ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों के अंदर फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं और तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिससे हमें छींक आती है। ठीक है, छींकने से अवांछित कण वायु के साथ में बाहर निकल जाते हैं, यानी कि छींक आती है तो छींक आने से क्या होता है कि छींकने से अवांछित जो भी कण होते हैं, ये धूल कण या धूम्र और परागकण जो होते हैं, वो वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और स्वच्छ वायु फेफड़ों तक पहुंच जाती है। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम यानी कि प्राणायाम से फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाती है और सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिससे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो भोजन का पाचन आसानी से भोजन का विघटन आसानी से होता जाता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अंतःश्वसित वायु कितनी होती है, और यानी अंतःश्वसित वायु के अंदर ऑक्सीजन और अन्य जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उनका कितना प्रतिशत होता है, और उच्च श्वसित वायु जो होती है यानी कि जब हम वापस सांस को छोड़ते हैं तब उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अंतःश्वसित वायु जो होती है जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उस दौरान 21% ऑक्सीजन जो है वो होती है अंदर प्रवेश करती है, और उसके साथ में कुछ मात्रा के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है तो वो 0.04% होती है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही जो उच्च वसित वायु होती है यानी कि जब हम वायु सांस को छोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन 16.4% होती है, और इसी के साथ में 4.4% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होता है। ठीक है, तो ये अंतःश्वसित वायु जो होती है उसका प्रतिशत है, और उच्च वसित जो वायु होती है उनका ये प्रतिशत होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अन्य जंतुओं के अंतर्गत कैसे श्वसन होता है। यानी कि मानव के अंदर श्वसन को हमने देख लिया है, अब अपन देखते हैं कि जो अन्य जंतु होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। कुछ जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, जैसे कि हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली और सर्प, पक्षी आदि के अंदर फेफड़े होते हैं। ठीक है, मनुष्य की तरह ही इनमें भी फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन के अंदर उपयोगी होते हैं। ठीक है, श्वसन अंग होते हैं। इसमें जो है कुछ जीवों के बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। आपकी बुक में कॉकरोच और केचुए वगैरह हैं, कुछ जंतुओं के श्वसन तंत्र के बारे में बताया हुआ है, तो वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्टली सबसे पहले अपन देखते हैं कॉकरोच में श्वसन। ठीक है, कॉकरोच के अंदर श्वसन श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल के द्वारा श्वसन होता है। इस अंग का आपको जरूर ध्यान में रखना है, श्वसन अंग कौन सा होता है या फिर श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल के द्वारा होता है, और यह कीटों के अंदर ही पाया जाता है। ये सिस्टम केवल किस में पाया जाता है, कीटों के अंदर ही पाया जाता है। इसके अंदर इनके शरीर के पार्श्व भाग के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कॉकरोच का जो शरीर होता है उसके पार्श्व भाग के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, कीटों के अंदर गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा हुआ होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। ये जो श्वास प्रणाल होता है वो क्या होता है, देखते हैं हम कि जो कीटों के अंदर जो गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल होता है, जाल बिछा हुआ होता है, जो कि श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर के शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार सेल्स से CO2 श्वास नालों के अंदर आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है।
इसको अपन डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कॉकरोच का डायग्राम। इसके अंदर ये पार्श्व भाग के अंदर, ठीक है, पार्श्व भाग के अंदर श्वास प्रणाल होती है, ठीक है। डायग्राम से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। अगर कॉकरोच का पूछ लिया आपको कि किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा श्वसन होता है, तो आपको एकदम से ये डायग्राम दिमाग में आ जाएगा और आपको इसका नाम भी ध्यान में आ जाएगा, श्वास प्रणाल, ठीक है। तो डायग्राम से आपको जल्दी से नाम याद हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको हर जो उपलब्ध होते हैं डायग्राम वो आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं केचुए में किस प्रकार से श्वसन होता है। केचुए में श्वसन अपनी त्वचा से ही होता है, ठीक है, यानी कि केचुआ जो होता है अपनी त्वचा से ही श्वसन करते हैं और केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्म प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है, ठीक है। नोट के रूप में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेंढक होता है, मेंढक के अंदर मनुष्य की तरह ही फेफड़े होते हैं, बट वह अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, यानी कि इनमें फेफड़ों से श्वसन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही त्वचा से भी श्वसन होता है, जो कि आर्द्र और श्लेष्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है जल में श्वसन, यानी कि जल के अंदर जो जंतु रहते हैं उनमें किस प्रकार से श्वसन होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। मछलियों के अंदर जल में रहने वाले जीव, मुख्यतः हम मछली के बारे में देखेंगे। मछलियों के अंदर क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं और ये गिल जो होते हैं या जो क्लोम होते हैं, ये जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और क्लोम यानी कि जो गिल्स होते हैं वो त्वचा से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं और क्लोम के अंदर रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है और ये गैस विनिमय के अंदर सहायता करती है, ठीक है। आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो क्लोम और गिल्स के द्वारा होता है और ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, त्वचा से बाहर निकले हुए रहते हैं और रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जिससे गैसों का विनिमय आसानी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, क्या पादप भी श्वसन करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल पादप भी श्वसन करते हैं, क्योंकि पादप भी जीवित रहने के लिए जीवों की तरह ही श्वसन करते हैं और ये पादप जो होते हैं वो वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, यानी कि जीवों की तरह ही इनमें भी इसी प्रकार से श्वसन होता है, ठीक है। इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसके विखंडन के लिए श्वसन के अंदर इनमें भी ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पादपों के बारे में आपको ये दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं जरूरी। पादपों के लिए आपको ये दोनों फैक्ट अच्छे से ध्यान में रखना है कि श्वसन के अंदर पादप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को मुक्त करते हैं, यानी जीवों की तरह ही श्वसन होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण के अंदर यानी कि भोजन के निर्माण के समय ये CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पादप की पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। पादप की जो अन्य सेल्स होती हैं, अन्य सभी सेल्स की भांति ही जो मूल कोशिकाएं होती है यानी कि जो जड़ होती हैं, उनके अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जड़ों के अंदर भी श्वसन की प्रक्रिया होती है और वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो उनको कैसे उपलब्ध होती है, तो यह मृदा के अंदर जो मूल कण मृदा के जो कण होते हैं उनके अंदर जो मूल रोम होते हैं जिस प्रकार से धसे हुए रहते हैं, उनसे ये इस प्रकार से इस डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं कि जो ये मृदा के कण होते हैं उनमें ये जो मूल रोम है यानी कि ये जड़ है और जड़ से कुछ छोटे छोटे तंतु निकले हुए रहते हैं जिनको मूल रोम कहते हैं और ये मिट्टी के अंदर धसे हुए होते हैं और वहां पर उपस्थित ये जो वायु कोश होते हैं और ये मूल रोम मृदा के अंदर उपस्थित जो ये वायु कोश होते हैं यहाँ पर भरी हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करते हैं और श्वसन करती ठीक है। अतः यानी कि मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानी कि जो वायु अवकाश होती है उनमें उपस्थित जो वायु होती है उससे ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम होता है
जो कि सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय